ओके, तो हिस्ट्री का चैप्टर 4 देखते हैं, दैट इज एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, रिवीजन अगर तुमने पढ़ लिया होगा तो रिवीजन हो जाएगा, और नहीं पढ़ा होगा तो तुम्हें स्टोरी लाइन पता चल जाएगी कि उसमें है क्या। थोड़े क्वेश्चंस भी है इंपॉर्टेंट, तो यू कैन गो थ्रू दैट, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो भी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अभी ये सारे नोट्स में तो इनको होंगे नहीं, बट आई विल चेक, अदरवाइज एक एक करके ओपन करके डिस्कस करना पड़ेगा। Seven, then 6, 9, 7, 0, 7, 1. नहीं आएंगे सारे, तो छोड़ो चलो, एक एक करके ओपन कर रहे हैं, कोई बात नहीं। हाँ, सो सबसे पहले तो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमें यहाँ पे ये चैप्टर में देखना क्या है, एज ऑफ इंडस्ट्री। पीपीटी बनाने का टाइम उतना नहीं मिला, फोटोग्राफ्स सारे हो गए एंड ऑल, बट मुझे ये नोट में है ना, पीपीटी बनाए ना, तो भी ये जो नोट है उसमें अलग से बनाना पड़ेगा। आज ही स्टार्ट किया और आज ही है, इसीलिए थोड़ा टाइम रिस्ट्रिक्शन है, बट देख लेंगे, समझ में सारा आ जाएगा। सो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमें देखना क्या है कि इंडिया में एंड वर्ल्ड वाइड ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ सबका, मतलब कि इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी क्या है वो सब हम देखेंगे, लेकिन जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उससे वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या हुआ, और कहाँ वर्ल्ड की हिस्ट्री क्या है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, और से इंडिया की हिस्ट्री क्या है, वर्ल्ड वॉर 1 से क्या इफेक्ट हुए, और फिर हम मेजरली बात कर रहे होंगे से इंग्लैंड एंड इंडिया की, यूएसए की, और से चाइना भी आएगा थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट में, लेकिन मेजरली हम बात कर रहे हैं ब्रिटिशर्स एंड इंडिया की। ओके, सो दैट इज आवर एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो 69 में तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि ये सिर्फ फोटोग्राफ इसलिए है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मीनिंग ये नहीं है कि इंडस्ट्रीज 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 जो हमने सेक्टर पढ़े, तो दैट डज नॉट मीन कि सिर्फ हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का बात कर रहे हैं, या सिर्फ हम जो हमारा सेकेंड मतलब सेक्टर हमने 3 डिवाइड किए थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो जो सेकेंडरी सेक्टर है उसको ही इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलेंगे, वैसा है नहीं। तो वो क्वेश्चन भी आएगा, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो वही चीज के लिए ये फोटोग्राफ है कि एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, और से इंडस्ट्रियलाइजेशन डज नॉट मीन कि सिर्फ वही इंडस्ट्री की बात चल रही है, सिर्फ फैक्ट्री की बात चल रही है। ओके, सो से 69 के बाद क्या आएगा भाई, डायरेक्टली 70, ये रहा 70। सो यहाँ ही देख लो। ओके, सो यहाँ पर क्या है, हाँ इसको बड़ा कर सकते हैं क्या, ओके। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कि कोई भी, जैसे कि हमारा ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, जैसे सिनेमा एंड ऑल, तो हम उसको लेते हैं टर्सरी सेक्टर में, लेकिन एक तो इंडस्ट्री ही है, मतलब कुछ ना कुछ, भले ही यहाँ ये सर्विस सेक्टर है, लेकिन मूवी तो बनानी पड़ेगी, तो दैट डज नॉट मीन कि मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, लेकिन एक प्रोसेस है जिससे जो रॉ मटेरियल इज दैट, से मूवी के कंटेक्स्ट में देखे तो जो आइडिया है, जो स्टोरी स्क्रिप्ट है, उसको अच्छे से पूरे मूवी में ले आना। ओके, सो दैट इज द प्रोडक्ट, वो बनाया तुमने, तो वो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन में ही आएगा। 70, 71, तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले की थोड़ा हमारा जो पार्ट है, चैप्टर स्टार्ट ही वहां से हो रहा है कि बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, मतलब जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है उसके पहले क्या चल रहा था, क्या था वो सब। ओके, सो वो हमें देखना है। 71, देन 72 कहाँ गया, ये रहा। सो जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है कि
हम बात करते हैं सपोज स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स मतलब कोई एक स्पोर्ट्स को हम स्पोर्ट्स नहीं बोलते। स्पोर्ट्स तो एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, उसमें पर्टिकुलर सपोज क्रिकेट, तो क्रिकेट इज अ स्पोर्ट, लेकिन दैट क्रिकेट के अलावा सपोज बैडमिंटन, टेनिस, वो स्पोर्ट्स नहीं है, ऐसा तो हम नहीं बोलते। वैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ फैक्ट्री, मतलब सारी फैक्ट्री को इकट्ठा कर लिया, दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इंडस्ट्रीज वैसा है नहीं। इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे स्पोर्ट्स है, वैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बहुत बड़ा वर्ड है और से बहुत बड़ी हम कह सकते हैं कि एक प्रोसेस है। ओके, और उसमें सपोज जैसे स्पोर्ट्स में क्रिकेट इज वन ऑफ द स्पोर्ट्स, ओके, लाइक दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है पूरा, उसमें फैक्ट्री जो है और फैक्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, दैट इज वन ऑफ द थिंग। ओके, सो वैसे है, इट्स नॉट लाइक कि फैक्ट्री और इंडस्ट्री दोनों सेम है, वैसा है नहीं। ओके, सो 72 73, ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन is the process of transforming economy of a nation or a region from a focus on agriculture to reliance on manufacturing। मतलब कि ये एक प्रोसेस है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ प्रोसेस। देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन कभी ना कभी स्टार्ट तो हुआ होगा, ऐसा नहीं कि पहले से ही मशीन चल रहे हैं, पहले से ही फैक्ट्रीज है, पहले से ही हम सब कुछ बना रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। ओके, सब कोई ग्राउंड लेवल पे तो काम कर रहा होगा। ओके, मतलब पहले से ही इंडस्ट्रीज है ऐसा तो नहीं है, अभी भी इंडिया में देखो हो रहा है, कोई पहले से डेवलप नहीं होता। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मिंग द इकोनॉमी। जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारा डिपेंडेंस है, पैसे कमाने का जरिया जो है, वो मेनली सबसे पहले कोई भी नेशन ले लो, स्टार्टिंग में जब वो डेवलप नहीं है, अब जब अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, तब उसकी इकोनॉमी किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है? एग्रीकल्चर के ऊपर। ओके, जो हमारे 3 सेक्टर हमने पढ़े, तो उसमें जो फर्स्ट सेक्टर है, सेक्टर 1 एग्रीकल्चर सेक्टर, उसके ऊपर ही डिपेंडेंट होती है। ओके, तो हमारा जो पूरा पैसा कमाने का जरिया या जो हमारा डिपेंडेंस है, वो एग्रीकल्चर को भूलना नहीं है, लेकिन पूरे के पूरे उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। ओके, एग्रीकल्चर नहीं करेंगे ऐसा नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं करेंगे तो इंडस्ट्री में डायरेक्ट खाना नहीं बनेगा जो हमें मिलेगा। ओके, फूड तो हमें चाहिए, तो फूड तो एग्रीकल्चर ही तो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है इंडस्ट्री में, सो दैट वो सब हमने डिस्कस किया है। सो दैट इज कि इकोनॉमी ऑफ अ नेशन और रीजन, कोई रीजन की और कोई नेशन की पूरी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी जो है, वो एग्रीकल्चर पे ना होके अब हम उसको शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स द इंडस्ट्री और से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो जो मैन्युफैक्चरिंग होगा उसके ऊपर अब हमारी डिपेंडेंसी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर पे भी बहुत सारी डिपेंडेंसी है, मतलब मॉनसून अच्छा हुआ, इरिगेशन फैसिलिटी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है या नहीं है, फर्टिलाइजर, ये वो बहुत कुछ है उसमें भी। सॉइल की फर्टिलिटी होनी चाहिए, तुम बैरन लैंड है, एटमोस्फेयर, मतलब तुम्हें अगर जो एरिया वैसे है जैसे एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। ओके, एटमोस्फेयरिक कंडीशन ही वैसी नहीं है, तो वहां हम क्या करेंगे? ओके, जैसे कि इंग्लैंड की कंडीशन ऐसी ही थी, लेकिन फिर भी देखो कितना रिच है, कितना डेवलप है। क्यों? क्योंकि उसने कॉलोनी बना ली है, अपनी पास जमीन नहीं है तो दूसरों की जमीन पे जाके बिजनेस तो किया है। ओके, तो वही सब हमें देखना है। समझ में आ गया? इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? जिसमें हम फोकस कर रहे हैं, हमारा जो डिपेंडेंसी है वो एग्रीकल्चर से हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, किसमें? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। दैट इज दी इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब उसकी डेफिनेशन अगर पूछे तो यही लिखना है। ओके, कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग आवर इकोनॉमी की डिपेंडेंसी कहां से कहां तक? एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग तक। ओके, सो दैट इज देयर। देन 73 वाला था, तो यार ये 73 सारा उल्टा पुल्टा हो गया है। ओके, सो इसके नीचे देखना रे, कोई छूट ना जाए। ये एक 79 नीचे है, 72 डन, तो 78 7 6 3 4 है ही, तो वी विल गो फॉर से 5। ओके, तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है? तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब उसको वर्ड को तोड़ दो, प्रोटो मतलब प्रीवियस, प्रोटो मतलब प्रीवियस, और इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले के टाइम पीरियड में क्या होता था, लोग क्या करते थे। ओके, तो वो पूछा जाता है व्हाट इज प्रोटो
इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो उसकी डेफिनेशन है, अरे यही अच्छा है, दिखाई तो दे ही रहा है हमें और मैं पढ़ तो रहा ही हूँ। ओके, तो बार बार खोलने का बंद करने का जरूरत नहीं होगा। ओके, क्या बोल रहे हैं डेफिनेशन में, द टाइम व्हेन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन टुक प्लेस विदाउट द यूज ऑफ फैक्ट्रीज। मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो हो रहा है, जैसे कि हम कॉटन मिल, तो भाई मिल तो बाद में आई, तो ऐसा नहीं कि उसके पहले कपड़े नहीं पहनते थे, कपड़े तो पहनते ही थे। ओके, तो एकदम पहले थोड़ी चले गए हैं हम 3020, मतलब बहुत एकदम, मतलब एकदम आगे वाले ईरा में तो चले नहीं गए हैं, कपड़े तो कितने सालों से पहन रहे हैं हम, हजारों सालों से कपड़े पहन रहे हैं। तो फिर वो कैसे हुआ, तो वही टाइम पीरियड जब उसकी फैक्ट्रीज नहीं थी, उसकी इंडस्ट्रीज नहीं थी, लेकिन हम हाथ से काम करते थे, प्रोडक्शन तो हो ही रहा था, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम। ओके, सो द टाइम, मतलब प्रोटो बोला है ना, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले, तो अगर डेफिनेशन पूछे तो यही लिखना है कि इट इज द टाइम व्हेन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन टुक प्लेस। इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन अभी हो रहा है वो तो पहले भी होता था, बट विदाउट द यूज ऑफ फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज का यूज हम करते नहीं थे, तो उसी को बोलेंगे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये क्वेश्चन 1 मार्क में आ सकता है कि व्हाट इज proto industrialization. So proto industrialization is nothing but the time period when we are producing the industrial products without the use of the factories. That is the proto industrialization. तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। ओके, देन 7675, तो क्या होता था भाई इससे पहले, चलना भाई, अच्छा इसको ऐसा नहीं कर सकते। ओके, देन क्या होता था, तो देखो यहाँ पे एक सिटी वाला एरिया है और एक गांव वाला एरिया है। तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन टाइम में क्या हुआ कि लोग जो बिजनेसमैन है वो लोग सिटी को छोड़ के कहां चले गए, गांव में, विलेज में चले गए। क्यों? क्योंकि सिटी में मोनोपोली चलती थी। ओके, सिटी में अभी भी चलती है, सिटी में मोनोपोली चलती है कि सपोज किसी ने जेरोक्स, सपोज कोई कर रहा है, ओके, तो प्रिंटर मशीन डाल दिया, तो अब वो प्रिंटर मशीन उसको ज्यादा बिजनेस करना होगा, तो वो सपोज 1 रुपए में 5 कॉपी देगा, लेकिन जेरोक्स यूनियन बोलेगी ओ भाई तुम 1 रुपए में 5 दोगे तो हम 1 रुपए में 3 दे रहे हैं, हमारे पास से तो कोई कराएगा ही नहीं जेरोक्स। ओके, तो सबने अपने अपने यूनियन बना लिया है। ओके, सो सिटी में मोनोपोली होती है, जैसे ऑटो रिक्शा के यूनियन होते हैं, तो जैसे ही हम नई सिटी बस सर्विस गवर्नमेंट भी डाले ना, तो भी वो स्ट्राइक पे आ जाते हैं। ओके, वो हम अच्छा है बुरा है की बात नहीं कर रहे, बट स्ट्राइक पे आ जाते हैं। दैट मीन्स के क्यों? क्योंकि भाई बसेस ही चलेगी, सब लोग बसेस का ही यूज करेंगे, तो ऑटो में कौन बैठेगा? ओके, तो उनका क्वेश्चन भी तो मतलब वैलिड है कि करेंगे क्या। ओके, तो वैसे ही मोनोपोली की वजह से जो बिजनेसमैन है वो चले गए सिटी से कहां पर, विलेज में, और विलेज में बहुत इजी गोइंग है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, जैसे कि वो लोग मजदूर है, वैसे ही मतलब हमने देखा था क्या देखा था, कौन सी वो जरूरी है नहीं, एक खेत है उसमें 10 लोग काम कर रहे हैं, तो उसको हमने क्या बोला था, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यस, तो वैसे ही डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर उनको वेजेस जो मिलते हैं वो भी बहुत कम मिलते हैं, जहां जरूरत नहीं है फिर भी काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दूसरा कुछ होगा तो करेंगे ना, घर पे कहां बैठे रहेंगे। सो इससे अच्छा है कि जैसे ही ये लोग वहां गए प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में, जैसे ही बिजनेसमैन गए रूरल एरिया में, देन दे आर हैप्पी कि हाँ कोई भी काम दे दो हम कर लेंगे। ओके, तो वहां से हटके एक एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स फैमिली के लिए तैयार हुआ कि फैमिली के 10 मेंबर्स हैं, तो भाई 4 की जरूरत है, तो 4 वहां पे है, बाकी 6 इंडस्ट्रियलाइजेशन में चले गए। वो जो बोल रहे हैं वो काम कर रहे हैं, उनको प्रॉफिट मिल रहा है, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो गई, एट द सेम टाइम बिजनेसमैन को भी प्रॉफिट हो गया। अंडरस्टूड? ओके, सो वो हो रहा है 78 79। तो अब होता क्या था, फिनिशिंग सेंटर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अगेन 1 मार्क्स में, क्या कि अब सारा का सारा प्रोडक्शन, ज्यादातर प्रोडक्शन बिजनेसमैन कहां प्रीफर कर रहे थे, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात चल रही है, तो कहां कर रहे थे, गांव में। अब गांव में तो कर रहे हैं, लेकिन गांव में ये सब प्रिपेयर किया एंड ऑल, ये वहां की बात है, कहां की, मतलब इंग्लैंड की बात है। ओके, सो गांव की बात है, लेकिन वहां के गांव की बात है। ओके, सो अब गांव में सब बन रहा है, विलेज में सब बन रहा है, लेकिन लास्ट प्रोडक्ट जो है हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट है, वो सब सपोज असेंबल हुआ, जैसे कि एप्पल है, तो भाई सिर्फ डिजाइन ही अमेरिका में होता है, फिर थोड़ा पार्ट कोरिया में बनता है, थोड़ा चाइना में, अलग अलग जर्मनी, जापान, सिंगापुर, सब जगह बना, और सिर्फ असेंबल भी हुआ चाइना में, तो दैट डजंट मीन कि चाइना का प्रोडक्ट है।
और डिजाइन सिर्फ और सिर्फ डिजाइन एंड उसका हेडक्वार्टर जो है, उसके जो ओनर है वो यूएसए के हैं। तो दैट्स व्हाई वी आर टेलिंग और वी आर बिलीविंग दैट एप्पल इज एन अमेरिकन कंपनी। दैट इज ट्रू। ओके, बिलीव मतलब ट्रू ही है और बिलीव कर रहे हैं हम, बट दैट डज नॉट मीन कि उसकी जो सारी प्रोसेसेस हैं वो अमेरिका में हो रही है, सिर्फ डिजाइन वहां हो रही है। फिर भी हम बोलेंगे कि यार अमेरिका का फोन यूज कर रहा है, ओके, अमेरिकन कंपनी का फोन यूज कर रहा है, ऐसा हम बोलते हैं। सो ये प्रोसेस अब क्या हुई कि जो गांव में जो प्रोडक्ट बनी, मतलब जो रूरल एरिया में जो छोटे लेवल पे जो प्रोडक्ट बन रही है, उनको अब असेंबल करके लास्ट में मार्केट में और लास्ट में फिनिश्ड लाइन सब कुछ असेंबल करना, फिनिश्ड करना, वो कहाँ किया जाता था? फिनिशिंग सेंटर वाज लंदन। तो एक मार्क में पूछे कि व्हाट वाज द फिनिशिंग सेंटर इन द प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन टाइम? तो आंसर इज दी लंदन। लंदन इज नोन एज दी फिनिशिंग सेंटर। मतलब जो भी एक मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि जो भी चीजें वहां पर हम डेवलप करते थे रूरल एरिया में, ओके, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले, तो वो सब फिनिश, वो सब पॉलिश्ड, फिनिश्ड, फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में कहाँ बनती थी, कहाँ इकट्ठा की जाती थी? लंदन में। एंड दैट्स व्हाई लंदन इज नोन एज दी फिनिशिंग सेंटर। ओके, तो ये हमारा पॉइंट था। 79 और 80 दिख रहा नहीं है। सो अब हम स्टार्ट करेंगे। यस, अब थोड़ा सीक्वेंस वाइज लग रहा है। सो 81, हाँ ये रहा 80। सो ROA याद रखना है तुम्हें, शॉर्ट फॉर्म है। ओके, याद करने के लिए शॉर्ट फॉर्म है, ऐसा कुछ है नहीं। ओके, तो ROA, तो सबसे पहला R है, सो R का ये रहा 81। रिचर्ड आर्कराइट क्रिएटेड दी कॉटन मिल। नाम एक मार्क में, अगेन इंपॉर्टेंट। ओके, ROA का R जो है दैट इज रिचर्ड का है। सो रिचर्ड आर्कराइट क्रिएटेड दी कॉटन मिल। अब इंडस्ट्री आई है, ये इंडस्ट्री है, कॉटन मिल मतलब एक फैक्ट्री आई है। तो मतलब सबके पास सपोज वो कॉटन मिल मतलब बहुत ज्यादा एरिया, लेकिन उसमें सपोज 10 मशीन है, तो सब लोग अलग अलग घर में अपने मशीन तो रखे हुए हैं, लेकिन अब बोला उसने कि भाई एक कॉमन बड़ा एरिया है और वहां पर सारे मशीन वहीं पे ले आओ, सारा प्रोडक्शन वहीं पे करेंगे, तुम अलग अलग प्रोडक्शन करना बंद कर दो। तो ये पूरी की पूरी मिल बना दी, जिसमें मतलब मिल भी अगर बड़े लेवल पे देखे, बहुत बड़ा अगर हम देखे, तो वो एक फैक्ट्री है। डिफरेंट मिल्स, एक मिल मतलब एक फैक्ट्री, और बहुत सारी मिल बनती है, तब पूरे उसको बोला जाता है इंडस्ट्रीज। उसको क्या बोला जाता है? इंडस्ट्रीज। ओके, सो रिचर्ड, ROA का पहला पॉइंट है R, दैट इज रिचर्ड आर्कराइट क्रिएटेड दी कॉटन मिल। ओके, एंड देन 82, तो जो RO का O है दैट इज वन रूफ एंड मैनेजमेंट। जैसे मैंने वो अभी बताया, वो कि सारी की सारी जो मिल्स है और सारे के सारे जो मशीन्स है, उसको एक वन रूफ के अंडर में ले आए कि सारा प्रोडक्शन एक ही जगह से करेंगे, और उसको एक बिगर स्केल का नाम दे दिया। जैसे कोई ऐसा समझो कि कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई गुजरात में थोड़ा कर रहा है, कोई महाराष्ट्र में थोड़ा कर रहा है, कोई बेंगलोर में कर रहा है, कोई हैदराबाद में, सब जगह थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो भाई जैसे टाटा है, तो टाटा अपनी कार बनाता है, तो भाई एक ही जगह पे उसको बड़ा एरिया चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ा एरिया चाहिए। ओके, एकर्स में बड़ा, मतलब 100 एकर्स, 500 एकर्स, 100 एकर्स से तो अब कुछ होता नहीं, मतलब बड़े बड़े एरिया, 500 एकर्स, 1000 एकर्स। जब वेस्ट बंगाल से टाटा का जो नैनो प्रोजेक्ट है, तो वहां से ममता बनर्जी ने, चीफ मिनिस्टर ने डिक्लाइन किया था, तभी जाके वो न्यूज चैनल पे मतलब वो न्यूज बन गई थी कि भाई ममता बनर्जी ने टाटा को मतलब ना बोल दिया है, तो टाटा को अभी कई दूसरे स्टेट में देखना पड़ेगा। और वही टाइम पे जब स्टार्ट हुआ था, गुजरात की बात चल रही है, कि वही टाइम पे हम डेवलप करना स्टार्ट कर रहे थे, नरेंद्र मोदी ने थिंकिंग प्रोसेस और अपना सब डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया था। लेकिन उन्होंने जो हमारी जो गुजरात वाइब्रेंट समिट होती है, इतने सालों से हो रही है, वो जो फर्स्ट टाइम हुई थी, तो पूरी की पूरी टीम जाने वाली थी अमेरिका। ओके, और अमेरिका में सबसे मिलने वाले थे, डील करने वाले थे, बहुत ज्यादा पैसे आएंगे तो यहाँ इंडस्ट्री बनेगी, बहुत कुछ एम्पावर्ड होगा। तो सबके वीजा हो गए सिवाय एक के, वो थे नरेंद्र मोदी, उनके ही वीजा नहीं हुए। तो सबने बोला कि अरे सर आपके ही नहीं हुए तो हम वहां जाके क्या करेंगे।
फिर उन लोग को तो भेजा और यहाँ से कॉन्फ्रेंस की डायरेक्ट अमेरिका, और बोले कि मुझे मेरे देश के लोगों से मिलने के लिए कोई वीज़ा की ज़रूरत है नहीं, और पूरा कॉन्फ्रेंस किया था। और जितने भी एनआरआईज हैं और जितने भी बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े टाइकून बन गए, उनके साथ 1-to-1 इंटरेक्ट किया था। और वही टाइम पे, वो तो नहीं जा पाए, लेकिन वही टाइम पे ये न्यूज़ आई थी, न्यूज़ चैनल पे सिर्फ देखा, ऐसे बात चल रही है, टीवी चलता रहता है, बहुत ज़्यादा कोई ध्यान नहीं है, हमारे जैसे नहीं कि ऐसे ध्यान से टीवी देख रहे, वो टाइम नहीं होता, ऐसे चल रहा है, कभी भी ऐसे ध्यान आया तो क्या हो रहा है, अच्छा ये है, तभी ऐसी न्यूज़ आई कि भाई ममता बनर्जी रिजेक्टेड टाटा नैनो प्रोजेक्ट। तो तुरंत बोले कि आइडिया आ गया है कि अब गुजरात को डेवलप कैसे करना है। तो बोले उसके लिए तो बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, वो जो असिस्टेंट होता है वो बोले नहीं सिर्फ 1 रुपया चाहिए। तो वो टाइम पे 1 रुपया, तो वो टाइम पे 1 रुपये में उन्होंने एक टेक्स्ट मैसेज किया था, किसको, डायरेक्टली रतन टाटा जी कि मुझे तुमसे मिलना है ऐसे। अब सोचो चीफ मिनिस्टर बोल रहा है तो एटलीस्ट मिलेंगे तो सही। फिर रतन टाटा ने भी बोला, मतलब रतन टाटा के पीए और वो, सर सब जगह ऐसा ही है, यहाँ ना बोला, अभी ये सीएम साहब भी आपको कुछ और बताएंगे ये वो, और अगर वो आपको अपॉर्चुनिटी दे भी दे, लेकिन इंडिया में सारी पॉलिसीज तो सबके लिए सेम है, ये रूल कितनी ज्यादा, वो शिवाजी दी बॉस मूवी देखी है रजनीकांत की, तो उसमें उसको एक कॉलेज एस्टेब्लिश करनी होती है, तो इतनी परमिशन लाओ, उसको करप्शन ना करना था फिर भी उसको करना पड़ा लास्ट में, ओके, कि सीधे सीधे तो हो नहीं रहा है, अब मैं करप्शन करके भी एस्टेब्लिश तो करूंगा ही वैसे, ओके, लेकिन अगेन ऑन पेपर करप्शन नहीं, वैसे करप्शन कोई पकड़ ना पाए वैसे, ओके। तो बोले ऐसा ही सब चल रहा है, कुछ होगा नहीं। तो यहाँ आए और रतन टाटा जी को चाहिए थी 500 एकड़ लैंड, 500 एकड़ लैंड चाहिए थी टाटा प्रोजेक्ट के लिए। तो हमारा आनंद के पास साणंद जो है वहाँ पर उन्होंने बोला कि अरे इतनी ज़्यादा ज़मीन तो कहीं पे होगी नहीं। तो बोले कितनी, तो बोले 500 एकड़। तो पेपर्स दो रहे, तो डायरेक्टली पेपर्स दिए, 1100 एकड़ ज़मीन दी, डबल से भी ज़्यादा, 1100 एकड़ ज़मीन दी, और बोला कि चलो स्टार्ट करो। तो बोले मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, रतन टाटा ने बोला, लेकिन ये सब कैसे और क्यों, और आप ये किसके लिए कर रहे हैं। तो बोले कि मैं अपने गुजरातियों के लिए जॉब क्रिएट कर रहा हूँ। बोले कहाँ से जॉब क्रिएट करें, बोले आप कंपनी डालेंगे तो एम्प्लॉयमेंट चाहिए होगी, एम्प्लॉयमेंट आप कोई भी रूल लगाए, लोकल एम्प्लॉयमेंट तो होगी, लोकल एम्प्लॉयमेंट होगी, एम्पावर होगा, लोग पैसे कमाएंगे, एजुकेशन मिलेगा, सब कुछ बहुत बड़ा है मेरा गोल, बट थ्रू आपसे है, तो इसीलिए तो सब कुछ सही था, सोचने के लिए कुछ भी नहीं था। और फिर रतन टाटा जी ने बोला सब कुछ इतना अच्छा है ना, इसलिए मुझे सोचने का टाइम चाहिए कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कि मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उससे मुझे बहुत ज़्यादा मिल रहा है, ओके। तो आई वॉन्ट सम टाइम टू थिंक। तो बोले जो मोदी जी ने बोला, जो डिसीजन 1 मिनट में नहीं होता ना, वो डिसीजन ही नहीं होता। तो अब तो इतना हैवी डायलॉग मार दिया तो रतन टाटा जी भी फंस गए। तो बोले अभी भी 45 सेकेंड्स लेफ्ट है और फिर ऐसे ही बात की और फिर वो डील फाइनल की, और टाटा आई गुजरात में, इसीलिए सारी ही मल्टीनेशनल कंपनी फिर गुजरात में आना स्टार्ट किया, और आज एशिया की सबसे बड़ी जीआईडीसी ये अपनी अंकलेश्वर है, पूरे एशिया की, ओके। और अभी तो कितने सेज आ गया, दहेज आ गया, हजीरा कितना एक्सपांड हुआ, तो एक बोल। और फिर उसके पीए ने बोले सर आपने तो रिकॉर्ड बना लिया। तो बोले कैसे, 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आप ले आए 1 रुपए में, एक टेक्स्ट मैसेज किया था ना 1 रुपए में, सो दैट शुड बी द विजन। तब जाके अभी एक नए रेलवे मिनिस्टर बने हैं, ओके, वैष्णव नाम है, कुछ आगे पीछे कुछ है, सो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मैं ज़्यादा देखता नहीं हूँ, लेकिन देखा तो आईआईटी कानपुर में से मास्टर्स किया है, आईएएस बने हैं, यूपीएससी क्रैक की है, AIR 27 या ऐसा कुछ था। so, इतना मतलब पोर्टफोलियो, तुम उनका बायोडेटा देखोगे, भाई क्या है ये। और फिर अब जाके पॉलिटिशियंस, और उन्होंने आज से थोड़े साल बाद सारे ही रेलवे स्टेशन को डेवलप करने का प्लान बनाया था मोदी जी के लिए, कि ऐसा हम करना चाहते हैं। अब वो लेवल के मतलब बंदे ने वो बनाया है, वो प्लान मुझे मिले तो मैं बताऊंगा। इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लान है कि मतलब कोई नाम बोल ही नहीं सकता। और प्रयागराज जो है वहाँ का तो जो
एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन है उसका, रेलवे स्टेशन का पर्टिकुलरली, वहां पे एक दिन में करोड़ एंड करोड़ ऑफ पीपल आते हैं जब कुंभ मेला होता है। तो वो मैनेज करने के लिए क्या सिस्टम है, इतना अच्छा प्लान है। ओके, और इतने मतलब हाईली जो टेक्नोलॉजिकल पीपल हैं वो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं और अपना टाइम दे रहे हैं, अपनी स्किल को यहाँ दे रहे हैं। सो वैसे ही डेवलपमेंट होगा। तो अभी इंडिया तो आया नहीं है, लेकिन ये इंग्लैंड की बात है, वहां पर भी वैसे ही स्टार्ट हुआ था। देखो, कोई सारी चीजों को देखते देखते ही फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर तुम्हारे लिए कोई भी बेंचमार्क नहीं है, तुम जो करना चाहते हो वो आगे किसी ने किया नहीं है, तो शायद नेगेटिव थॉट्स आए, ये होगा वो होगा ये वो। लेकिन किसी ने ऑलरेडी किया हुआ हो तो तुम्हें अंदर से अरे ये कर सकते हैं, उन्होंने किया हुआ है तो हम क्यों। वो तो मैंने तुम्हें क्लास में भी बताया था कि ऐसा कुछ हो तो उनको पकड़ो, उनके लाइफस्टाइल, उनके गोल्स क्या है, उनकी ऑटोबायोग्राफीज पढ़ो, तो फिर पता चलेगा कि अच्छा यार ऐसे है। और अगर ऐसा कोई है ही नहीं जो हमारा गोल है वैसा किसी ने अचीव किया ही नहीं, then we should aim for the yes, I will be the first one वैसे। ओके, तो हम दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनेंगे वैसे। सो वन रूफ वन मैनेजमेंट जो मैंने तुम्हें बताया था वो, सो दैट इज द सेकंड RO एंड दिस इज A, दैट इज अ सीरीज ऑफ इन्वेंशन। अब उसके बाद इन्वेंशन पे इन्वेंशन, मतलब ये तो इंडस्ट्री है, ये तो बिजनेस है, लेकिन साइंस की बात करें तो यही टाइम पीरियड में, ओके 18th सेंचुरी वाला टाइम पीरियड, तो यही टाइम पीरियड में इन्वेंशन पे इन्वेंशन होने लगे, नए नए मशीन्स आने लगे, सो दैट बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया और मोर एंड मोर इंडस्ट्री आ गई। हाँ वहां पे। ओके, सो दैट वाज देयर। अब ये हमारा एक आगे का पार्ट जो है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो यहाँ कंप्लीट होता है। उसमें से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, जैसे कि डज इंडस्ट्रियलाइजेशन मेंट फॉर ओनली द ग्रोथ ऑफ द फैक्ट्री इंडस्ट्रीज, सो दैट इज नो, इसका आंसर होगा नो। बाद में लास्ट में मैंने तुम्हें आंसर ऐसे लिख के दिए हैं, सो यू कैन गो फॉर इट। सारे इंपॉर्टेंट डेट्स भी है एज वेल एज। ओके, इसमें से ऐसा नहीं है कि सब मैंने बनाया है, जो मिला है वो, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ये सारा मेरा मटेरियल है। ओके, जस्ट वो क्या बोलते हैं उसको, डिस्क्लेमर। ओके, सो लेकिन तुम्हारे लिए जो नेसेसरी है वो सब इकट्ठा किया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी है, सो यू कैन गो फॉर। और एक वो था टर्मिनोलॉजी, ये डेट्स तो आ गई, इंपॉर्टेंट टर्म्स ये रही। ओके, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, स्पिनिंग जेनी, गोमास्तास, फुलर, स्टेपलर, तो वो सारे जो टर्मिनोलॉजी है वो हमें पता होनी चाहिए। ओके, तो जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने देखा, ये देखा, रिवॉल्यूशन मतलब रिवॉल्यूशन हुआ, स्पिनिंग जेनी पूरा का पूरा मशीन इन्वेंट किया गया वो है, गोमास्तास तो वो अभी आएगा तो हम डिस्कस करेंगे, लोगों को नाम दिया हुआ है, फुलर वो भी लोगों को नाम दिया हुआ है, स्टेपलर वो भी लोगों को नाम दिया हुआ है। मतलब ये पूरी की पूरी जो वेविंग एक्टिविटी है उसमें डिफरेंट के सब कोई इकट्ठा करने का काम कर रहा है, कोई साफ करने का काम कर रहा है। ओके, तो वो काम के अकॉर्डिंगली उनको नाम दिए गए हैं, सेपोय, डायर, जॉबर, कार्डिंग, एंटरप्रेन्योर्स, गिल्ड। ओके, तो सारे ही टर्मिनोलॉजी है जो पता होनी चाहिए, तो पहले तो यही पढ़ लो। ओके, तो पहले तो इसी पे चले जाओ, अभी जैसे जैसे आएगा वो तो मैं बताऊंगा, बट वी कैन डायरेक्टली गो फॉर दैट। ओके, सो उसी में ये क्वेश्चन है, सो द क्वेश्चन इज दिस वन कि डज द इंडस्ट्रियलाइजेशन मेंट फॉर ओनली द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज, तो उसका आंसर है नो, वैसा नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज द प्रोसेस ऑफ, डेफिनेशन ही छाप दो, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द इकोनॉमी फ्रॉम द एग्रीकल्चर डिपेंडेंस to the manufacturing product process or manufacturing products. Okay, and it is not that we should be dependent on factories only. Okay, सिर्फ हमारा डिपेंडेंट जो कंप्लीटली एग्रीकल्चर पे था उसको हम शिफ्ट करके इंडस्ट्री पे भी आ रहे हैं, एग्रीकल्चर को छोड़ देना है ऐसा है नहीं, तो इसका आंसर वैसे लिखना है हमें। ओके, 84, 85। ओके, सो आगे है the most dynamic industries in Britain were clearly cotton and metals। तो वो टाइम पे जो बहुत ज्यादा डायनेमिक इंडस्ट्री थी वो और कोई नहीं, कौन सी थी, कॉटन, ओके, एंड मेटल्स। ज्यादा से ज्यादा कॉटन इंडस्ट्रीज थी और मेटल इंडस्ट्रीज थी, कहां पर, ब्रिटेन में। ओके, देन द न्यू इंडस्ट्रीज कुड नॉट इजीली डिस्प्लेस द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। देखो इंडस्ट्री तो आई गई, लेकिन सारी की सारी इंडस्ट्री नहीं आई गई और ट्रेडिशनली जो चल रहा था सब बंद हो गया, ऐसा हुआ नहीं। क्यों,
कुछ ना कुछ तो वहां भी बेनिफिट्स होंगे उसकी वजह से। द टेक्सटाइल वॉज अ डायनेमिक सेक्टर, टेक्सटाइल डायनेमिक सेक्टर था, बट अ लार्ज पोर्शन ऑफ द आउटपुट वॉज प्रोड्यूस्ड नॉट विद इन द फैक्ट्रीज बट आउटसाइड विद इन द डोमेस्टिक यूनिट्स। जैसे कि तुम हैंडीक्राफ्ट हाथ से बना रहे हो, कोई पर्टिकुलर साड़ी है तो तुम साड़ी की एम्ब्रॉयडरी अलग से बना रहे हो, कोई धोती है तो धोती का हम कैसे वो एक बॉर्डर होती है वो कुछ अलग कर रहे हो। तो मतलब इंडस्ट्री में तो क्या होता है कि भाई एक ही कलर है, एक मतलब मल्टी कलर हो या वॉट एवर, एक पैटर्न है, सपोज ये वन पैटर्न है तो उसकी 100 टी शर्ट्स आ गई, उसके 100 शर्ट्स आ गए, थाउजेंड्स आ गए, वैसे होगा। डिफरेंट चीजें नहीं मिलेगी। और ये सारी चीजें जो सेम पैटर्न में है वो कौन यूज करेंगे जनरली, जो पैसे मतलब जो मिडिल एज में है, मतलब अगर क्लास में देखे तो मिडिल क्लास में है वो लोग लेंगे या तो फिर लोअर क्लास लेंगे। लेकिन जो अल्ट्रा रिच है, जो रिच है ऑलरेडी, जिनके पास पैसा है वो तो खर्चेंगे, यार ऐसा कुछ स्पेशल आइटम दिखाओ ना, कोई यूनिक दिखाओ ना, थोड़ा महंगा होगा तो चलेगा, लेकिन ऐसा दिखाओ कि किसी और के पास ना हो। ओके, लाइक दैट। वैसे हम नहीं बोलते कि ऐसी आइटम दिखाओ, ऐसी चीज दिखाओ कि किसी और के पास ना हो, यूनिक हो थोड़ी। ओके, तो वो कैसे होगी, उसमें बनाने में मेहनत चाहिए। ओके, तो इसीलिए वो जो मेहनत वाला काम है और जो हाथों से होता हुआ काम है और टेक्सटाइल के दूसरे जो वे है उसमें ये चीज हुई नहीं। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, बहुत सारी फैक्ट्रीज आई, इंडस्ट्रीज आई, बट एट द सेम टाइम जो ट्रेडिशनली चल रही थी इंडस्ट्रीज वो बंद हुई नहीं, वो चल रही थी। ओके, तो वो पॉइंट था हमारा कि टेक्सटाइल तो पूरा का पूरा चल रहा था। देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन से बूम किसको मिला, सिर्फ कॉटन टेक्सटाइल को, लेकिन सिर्फ कॉटन टेक्सटाइल थोड़ी है, सिल्क है, नाइलॉन है, ये वो है, कितना कुछ है, कितनी सारी हमने सारी रेजिन्स देखे थे, आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर्स देखे थे। ओके, सो वो है, वो पॉइंट है यहाँ पर हमने डिस्कस किया। 86, 87 Ordinary and small innovations were the basis of growth in many non-mechanized sector. Okay, जो non-mechanized sector है, मतलब कि जहाँ पे मशीन यूज नहीं होते हैं वहां पर इनोवेशंस होने लगे। जहाँ पे मशीन यूज नहीं होते वो लोग भी इनोवेशन यूज करने लगे, जिससे कि उनकी एक्टिविटी क्या हो जाए, फास्ट हो जाए। हाँ, कौन सा 13 चैप्टर का किया? ठीक है, तो जाना है, ठीक है, तो सारा प्रैक्टिस किया है ना, कल एग्जाम है, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना। कहाँ जाना है, खाना खाने जाना है, बात मैथ्स करने जाना है, तो देखना फिर हम मैथ्स करना अच्छे से। ओके, चलो। सो जैसे कि नॉन मैकेनाइज मतलब जैसे कि फूड प्रोसेसिंग हो गया, ओके, बिल्डिंग हो गया, तो वहां कहाँ मशीन्स लाएंगे, पॉटरी हो गया, ग्लास वर्क हो गया, टैनिंग, फर्नीचर मेकिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ इम्प्लीमेंट्स। तो ये सारी ही जो इंडस्ट्री है, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। ओके, पहले से सबके मशीन्स थे नहीं कि इतनी क्वांटिटी में, सपोज कॉस्मेटिक तुम्हें कुछ बनाना है तो भाई केमिकल कोई बनाना है तो इतने ml ले लिया, इसमें मिक्स हो गया और बन गया, ऐसा नहीं, हाथ से ही करना पड़ता था। पहले इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं कि तुम्हें मेजर कर दे कि ये 10 ग्राम है, ये 10 ml है, ऐसा कुछ मेजर होता था। ओके, सो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात है, अच्छे से लिखना। हाँ, ओके, हाँ, ऑल द वे। हाँ 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 भाई, चलो। सो समझ में आ गया। ओके, 788 नाउ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ऑकर्ड स्लोली। ये टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस थे वो हो तो रहे थे और इंडस्ट्रीज भी बहुत आगे बढ़ रही थी, लेकिन ये चेंजेस जो थे वो स्लो थे। अब ये डिसएडवांटेज है, ये सब एडवांटेज देख लिया, अभी हम ये डिसएडवांटेज है कि ये जो हो, एक तो डिसएडवांटेज क्या कि भाई सिर्फ कॉटन और वो एक्सपांड हो रहे हैं, लेकिन जो बाकी टेक्सटाइल है और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, वो बंद हुई नहीं है। ओके, देन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी हो रहे हैं लेकिन स्लोली हो रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या हो रहा है, स्लोली धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं। ओके, अचानक से सारा चेंज हो गया ऐसा नहीं है। The machines often broke down and repair was costly. तो भाई इंडस्ट्री में मशीन, सबसे पहले तो मशीन लाने का कॉस्ट ही बहुत बड़ा है। जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होता है, जिसको इनिशियल कॉस्ट भी बोलते हैं, दैट इज वेरी बिग। ओके, इसीलिए जनरली इंडस्ट्री सबको ही नहीं डालते, नहीं तो सारे बिजनेसमैन नहीं बन जाते, सब डालो और पैसा कमाओ। ओके, बट इन्वेस्टमेंट जो पहले करना होता है वो तो होना चाहिए। और अगर समझो लोन लेके हमने ले भी लिया और गए, तो बिजनेस तो मतलब कभी भी अप्स एंड डाउन कुछ भी हो सकता है। ओके, मार्केट में जिसकी डिमांड हो अचानक से उसकी डिमांड खत्म हो सकती है। हम सोचेंगे कि अरे भाई पानी पूरी सब बहुत खा रहे हैं
और हमने पानी पूरी का ठेला लगाया और फिर कुछ कोविड आया है, बाहर कुछ डिजीज हुआ, सबने खाना पीना बंद कर दिया, अरे वायरल चल रहा है ये वो, तो हम तो बैठ गए। अभी 4-6 महीने बैठे, कुछ हुआ नहीं, तो हमने जॉब चेंज कर दी। जैसे ही चेंज की वापस वो चालू हो गया, वापस के अच्छा हो रहा है। तो ऐसा सब होता है। ओके, बिजनेस में अप डाउन सब कुछ होता है। ओके, कोई भी बिजनेस हो, तो पानी पूरी का ठेला बहुत छोटी बात है, लेकिन क्या छोटी बात, अब तो पानी पूरी ये छोटी बात, लेकिन अगर अर्निंग की बात करें तो ये छोटी बात नहीं है। ओके, पानी पूरी, वड़ा पाव, दाबेली, चाय, ओके, वो करोड़पति बन रहे हैं, हजारपति या लखपति नहीं, करोड़पति हो रहे हैं। ओके, तो अलग है, मैंने क्लास में बताया था ना, अर्निंग मनी एंड लर्निंग द स्किल और लर्निंग द नॉलेज डिफरेंट, अलग चीजें हैं। ओके, चलो उसके ऊपर अभी ज्यादा नहीं। तो इनिशियल कॉस्ट जो है इंडस्ट्री में वो ज्यादा होती थी, और अगर बिगड़ गया तो फिर उसका मेंटेनेंस जो है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली, उसका जो रिपेयर है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। ओके, सो ये एक ड्रॉबैक है। तो यहाँ तक का हमारा एक सेक्शन था। ओके, अब नेक्स्ट सेक्शन है हमारा द हैंड लेबर एंड द स्टीम पावर। तो ये कंपैरिजन आएगा। ओके, हैंड लेबर एंड स्टीम पावर मतलब कि स्टीम पावर मतलब मशीन्स। ओके, जो मशीन्स चल रहे हैं, तो मशीन्स आ गए, एट द सेम टाइम हैंड लेबर भी है। तो क्या मशीन्स आने से हैंड लेबर की रिक्वायरमेंट, डिमांड कम हो गई? तो नहीं, ऐसा है नहीं। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनता है, वो आगे हम देखते हैं। सो और टॉपिक इज द मशीन्स एंड द हैंड लेबर। तो अब पॉइंट कहाँ गया? 91। ओके, so industrialist had no problem of labor shortage or high wage costs। क्या बोल रहे हैं? अब दो ऑप्शन आ गए हैं इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, बिजनेस ओनर्स के पास, कि हैंड वर्कर्स जो है, हाथ से काम करते, उनको चूज करे या मशीन्स ले ले, क्योंकि डिसएडवांटेज भी देखे कि भाई मशीन का इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है, एंड देन ब्रेक डाउन हो गया, टूट गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, ट्रबल शूटिंग, तो फिर रिपेयर करने का कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बड़ा है। तो इससे अच्छा है यार उनके पास ही करवाओ। ओके, बहुत सारे एडवांटेज वहां पर भी हैं लोगों के पास करवाने से। पहला क्या, इंडस्ट्रियलिस्ट हैड नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसमें? लेबर शॉर्टेज। कोई लेबर की शॉर्टेज ही नहीं है, जितने चाहिए उतने मिल जा रहे हैं, सबको काम चाहिए, सब ऐसे ही मतलब जहां पे जरूरी नहीं है वहां पे काम कर रहे हैं, या फिर अनएम्प्लॉयड है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, तो भाई उनको तो काम चाहिए ही, उनको तो पैसे चाहिए ही। तो लेबर की कोई शॉर्टेज नहीं, जितने लेबर चाहिए उतने मिल रहे हैं। नेक्स्ट, हाई वेज कॉस्ट, कि भाई हाई वेज कॉस्ट देने की भी जरूरत नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा सैलरी देने की भी जरूरत नहीं है, छोटी कम सैलरी में उनका काम हो जा रहा है। क्यों उनका काम हो जा रहा है? अगर जहां पर भी ज्यादा लोग होंगे, मतलब जितने रिक्वायर है उससे भी ज्यादा लोग हैं, तो ऑब्वियसली वेज लो होगा। लेकिन रिक्वायर्ड है सपोज मुझे 1000 और सामने है सिर्फ 1 या 2, तो वो अब वो बोलेगा भाई इतने दोगे तो ही आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। लेकिन वैसे सिचुएशंस थी नहीं, वहां पे क्या था कि रिक्वायर्ड है 100 और लोग आने वाले हैं 5000, तो भाई हमें तो चूज करना है, तुझे नहीं चलेगा ये सैलरी, तू जा भाई, चल तू आ नेक्स्ट। ओके, लाइक दैट। तो वैसी सिचुएशंस है। सो लेबर शॉर्टेज भी कुछ नहीं था, हाई वेज देना पड़े वैसा भी कुछ नहीं था। ओके, और जो अगर हाई वेज देना पड़े तो भी प्रॉब्लमेटिक नहीं था, क्योंकि वो मशीन बिगड़ जाए उससे तो अच्छा है कि भाई ये लोग काम करें। एंड एक थर्ड पॉइंट, एक एडिशनल डाल सकते हो, लेबर जो है वो सीजनल होते थे। जैसे कि तुम्हारा जब भी हार्वेस्टिंग करना है, हार्वेस्टिंग किया और उसके बेस पे अभी तुम्हें अगर कुछ काम करना है, हार्वेस्टिंग कर लिया, सपोज कॉटन हार्वेस्ट कर लिया है, अब तुम्हें उसके ऊपर काम करना है, स्पिनिंग विनिंग सब कुछ करना है, वेविंग सब कुछ करना है, तो अब तुम वो अगर लेबर के पास करवा रहे हो तो वो कर रहे हैं, सपोज 2 महीने किया, उसके बाद उसका काम खत्म हो गया, तुम बोले ए भाई जाओ नेक्स्ट हार्वेस्टिंग में आना। मशीन ले ली तो वो तो वहीं पे पड़ी रहेगी, उसका तो वो अगर तुम यूज कर रहे हो तो भी पैसा जा रहा है, यूज नहीं कर रहे हो फिर भी पैसा जा रहा है, क्योंकि वो है जस्ट लाइक अ हाथी। बोलते हैं ना कि हाथी पालना जैसे हो जाता है, कि मतलब वो है तो भाई तुम्हें उसकी केयर करनी पड़ेगी। ओके, ऐसे नहीं कि अच्छा तुम्हारा आज से अभी ज्यादा कुछ यूज नहीं करने वाले हैं तो तुम्हें खाना नहीं देंगे, अरे ऐसे थोड़ी चलेगा। जैसे हमारी कार होती है, हमारी बाइक होती है, तो हम ऐसे बोलेंगे अब तो 1 महीने कहीं जाना ही नहीं है, घर में ही रहना है,
तो हम इसको मेंटेन नहीं रखेंगे नहीं, अभी 5-6 दिन 7 दिन 10 दिन तुमने ऐसे ही बंद पड़ी रखी, पहले सर्विस वर्विस कुछ करवाई नहीं, अरे फिर चालू करोगे चालू ही नहीं होगा, बहुत ज्यादा किक मारनी पड़ेगी, थोड़ा कार्बन डिपॉजिट हो जाएगा, कितने टाइप की प्रॉब्लम होती है। और अगर बहुत पुरानी 4 व्हील है उसमें तो ऐसा ही होता है, अरे क्या हुआ, अरे महीनों से चालू नहीं की थी, अभी चालू की तो चालू नहीं हो रही। इसीलिए बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकल आइटम को यूज करो या ना करो, थोड़े थोड़े टाइम में यूज कर लेना चाहिए। जैसे कि एसी है तो तुम ऐसा नहीं कि भाई समर के 3 महीने 4 महीने यूज करो, विंटर में मॉनसून में भी भले ही तुम्हें जो गर्मी ना लगे, थोड़ी देर एटलीस्ट 15 मिनट चालू कर लो, और से पूरे मतलब 4 महीने में एटलीस्ट 4 बार तो चालू करो, महीने में 1 बार तो चालू करो। ऐसा नहीं कि 5-5 घंटे चालू रखना है, 5 मिनट्स 10 मिनट्स तो उसका वो भूल ना जाए, वो भी मशीन है कि चालू कैसे होते हैं, उसके वो भी एल्गोरिदम पे काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स होगा वो तो एल्गोरिदम पे काम करता है, कंप्यूटर है तो एल्गोरिदम पे काम करता है। ओके, सो कंप्यूटर है, मोबाइल है, एल्गोरिदम पे काम करते हैं, उसके पीछे बैकग्राउंड में डेटा एनालिसिस चल रहा होता है, कितना कुछ हो रहा होता है। सो वो हैंग ना हो जाए, सब कुछ होता है। सो यहाँ पे ये बेनिफिट है कि भाई जब काम हो तब उनको पैसे देंगे, और जब काम नहीं है तो क्या करेंगे, भाई तुम लोग जाओ, अब नेक्स्ट हार्वेस्टिंग जब आए तब उसके बाद आ जाना। लेकिन मशीन में ऐसा है नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, तो है मेंटेन रखना है, यूज में आना चाहिए, और मेंटेनेंस कॉस्ट भी है, और रिपेयर कॉस्ट, ब्रेक डाउन हो गया तो रिपेयर कॉस्ट, और ब्रेक डाउन नहीं है तो भी मेंटेन तो करना पड़ेगा। जैसे कि हमारी 4 व्हील है, 2 व्हीलर है, तुम यूज करो या ना करो, कई टाइम के बाद, थोड़े टाइम के बाद सर्विस करवानी तो पड़ेगी, नहीं तो जब तुम यूज करने जाओगे वही बंद हो गई तो क्या करोगे। ओके, तो करवानी तो पड़ेगी। हमारा दिमाग है, हम पढ़ाई ना करें बैठे तो वो भी वैसे ही वर्क करता है। ओके, बहुत लंबा वेकेशन अगर कोई ले ले, 2-3 महीने कुछ पढ़े ही ना तो जब पढ़ेंगे ये सब क्या है कुछ भी याद नहीं आ रहा है, कुछ याद नहीं आ रहा है वो तो छोड़ो, अभी पढ़ रहे हैं तो कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ये वो क्यों, हैबिट ही निकल गई। सबकी हैबिट होती है, वो हैबिट फिर धीरे धीरे हमें अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, हमें उसको हैबिट डलवानी पड़ेगी। ओ भाई अभी पढ़ना है, अभी बैठना है, पहले भले ही तुम्हें आदत ना हो तो अभी नई आदत बनाओ, करो, दैट इज गुड फॉर यू। वैसे हमें हमारी बॉडी को ट्रेन करना पड़ता है सेम वे। ओके, सो दैट इज द पॉइंट 4291 कहाँ गया, 91 हो रहा, सो 92 ये रहा। In many industries, the demand for labor was seasonal. ये जो मैंने तुम्हें बात की वो सीजनल है। ओके, क्या बोलना चाह रहा हूँ, सीमा बोलिए ओके, सो इन क्या हुआ सुन हैं, ऐसे चीनी जैसी आंखें क्यों कर रहे हो अच्छा, सो कैसा करा पेपर साइंस का? अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा बहुत अच्छा नहीं, क्यों? बस क्या हुआ, मतलब क्यों सिर्फ अच्छा गया? अच्छा ये सर तो अच्छा बोले तो भी कितना बोलते हैं अच्छे में भी कितना खींच रहे हैं अच्छा, कैसा था, कैसा पेपर? इजी था, मॉडरेट। ओके, न्यूमेरिकल कितने कम थे? इलेक्ट्रिसिटी के आए न्यूमेरिकल? एक ही आया, एक एमसीक्यूज में एक था और एक उसमें। फिर एमसीक्यू हमने किए थे, उसके रिलेटेड कुछ आए थे क्या? नहीं आए थे, रिलेटेड भी नहीं आए थे। उतने रिलेटेड, बट हाँ वो एक्टिविटी के रिलेटेड आए थे। अच्छा हाँ, केमिस्ट्री के। फिर तो 4th चैप्टर का एक दिन रिवाइज किया था, वो भी आया ना सब? हाँ, उसका भी नाम आया लिखना वो। और बनाना ऐसे पूछा था, मैंने अभी देखा नहीं, मैम देख रहे और थे। इसमें बेंजिया हुआ था, बेंजीन का, और फिर वो बोला था कि ये मतलब ऑप्शन दिए हुए थे एमसीक्यूज में, उसका था रिलेटेड कि इसमें से कौन सा है। मेरा सेट 1 है। हाँ उसमें है इसका ये ये वाला, हाँ ये वाला। उसका क्या? तो ऐसे ही पूछा था कि ये दोनों इसमें से कौन सा सैचुरेटेड है, फिर वो इतना इजी पूछा? हाँ सर मैंने बी लिखा था, गलत नहीं किया। क्या भी लिखा? भी क्या है इसमें भी लिखा? ए में? हाँ इसमें ऑप्शन बी लिखा। A and C are isomers of hexane. सर तो बी B, A is an isomer of hexane. कहाँ है A? अच्छा, and B is the benzene.
नी बेंजीन है ऐसा हाँ, डबल बॉन्ड बेंजीन and C then is the isomer of hexene. C is a isomer of हेक्सीन hexene. पर उसमें आया था कि हेक्सेन का आइसोमर ही नहीं होता। Hexene, hexene. क्या करते हैं मुझे कुछ नहीं ठीक है। Isomer. A is an isomer of hexane. Hexane गलत है ऑप्शन। चलो वो तो बाद में डिस्कस करना तो करेंगे, यहाँ देखते हैं। हाँ, सो सीजनल था। देन गैस वर्क्स एंड ब्रीवरीज वेर एस्पेशली बिजी थ्रू दी कोल्ड मंथ्स। ओके, तो जो गैस वर्क्स था, ओके, जैसे कि कोल्ड मंथ है तो हीटर रखना पड़ेगा, जैसे हम एसी रखते हैं वहाँ हीटर रखना पड़ता है। तो कोई भी टाइप का गैस वर्क्स हो या ब्रीवरीज, वहाँ तो ऑफिशियली पीना ही पड़ता है, क्योंकि बॉडी को भी हॉट रखना है। ओके, सो वो वाला था, वो दैट इज द बिजी थ्रू दी कोल्ड मंथ्स। ओके, वो चीज बताई गई है। देन नेक्स्ट, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स कुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली विद दी हैंड लेबर। कितनी सारी चीजें हैं, सिर्फ और सिर्फ हैंड लेबर से ही होगी। ओके, ये ब्रीवरीज की है, गैस वाली है, तो हाथ से ही होगी। ओके, क्यों हाथ से होगी? अभी तो हो रही है, लेकिन वो टाइम पे नहीं था ना भाई इतना टेक्नोलॉजी। ओके, मशीन में एक जैसा ही होगा सब कुछ। यस, कि कोई सेम पैटर्न चल रही है। कोई बोले कि भाई थोड़ा जैसे जूस बन रहा है मशीन में, तो हर बार सेम टाइप का जूस बनता रहेगा, तो पीते रहो। बोलेगा नहीं थोड़ा कम खट्टा चाहिए, थोड़ा ज्यादा खट्टा चाहिए, ज्यादा शुगर वाला चाहिए, तो बोले वो सब यानी अंदर फैसिलिटीज नहीं है, लाइक दैट। ओके, सो हैंड लेबर से ही होगा काम। देन ये है हमारा स्पिनिंग जेनी। ओके, तो उसमें होता क्या था कि एक ही हैंडल को तुम मूव करो, रोटेट करो, तो उससे कई सारे हैंडल कनेक्टेड होते थे, तो वो रोटेट होने लगते थे। तो अब हुआ क्या, ये लोकल लोगों ने शुरू कर दिया। अब लोकल लोग जो हाथ से काम करते हैं उनको हेल्पफुल हो गया, ये इतना बड़ा मशीन तो है नहीं। ओके, तो अब हुआ क्या कि वो जो हाथ से काम करते हैं उनको भी, सपोज 10 लोग काम कर रहे हो तो 2 लोगों में ही खत्म होने लगा, स्पीड भी बढ़ गई। ओके, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उनके लिए अच्छा हो गया। ओके, बोलेंगे। ओके, जेनी स्पिन कर रही इसलिए उसका नाम स्पिन नहीं, मतलब उसके पीछे ऐसी स्टोरी तो है कि जेनी, बट वैसा नहीं है, उसका नाम ही दे दिया है जेनी। ओके, अभी वो टर्मिनोलॉजी आएगी ना, उसमें आएगा। सो देखो डेफिनेशन, डिवाइज्ड ओके बाय जेम्स हरग्रीव्स इन 1764, दिस मशीन स्पीडेड अप दी, मतलब मैंने बोला है ना कि एक हैंडल हम रोटेट करेंगे तो बहुत सारे साथ साथ में रोटेट हो जाएंगे, जस्ट लाइक अ गियर सिस्टम। ओके, सो द स्पिनिंग प्रोसेस एंड रिड्यूस द लेबर डिमांड। तो ये आ गया, उसके बाद स्पिनिंग प्रोसेस का टाइम पीरियड कम हो गया। पहले 1 घंटे में जो होता था वो सपोज 40 मिनट्स में होने लगा, और लेबर भी सपोज 10 लोग काम कर रहे थे, अब 2-3 लोगों में काम हो जाता है। तो इन्वेंशन से ये प्रॉफिट हुआ इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं, मतलब जो लोकल वर्कर्स है जो हाथ से काम करते हैं उनको प्रॉफिट हुआ। ओके, कहाँ पहुंचे? 96। हाँ, अगर ये हुआ तो लेबर कम हो गए, लेबर कम हो गए। यस, दैट इज अगेन समवॉट नेगेटिव पॉइंट। लेबर तो कम हुए, लेकिन अगर इंडस्ट्री की बात करें वहां तो बहुत ज्यादा लेबर कम हो जाते हैं। ओके, जैसे कि कॉटन मिल आ गई, तो अगर सब कुछ ही वैसे 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 हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है, तो वहां पर मतलब यहाँ पे ऐसे है कि दो लॉस में से कम लॉस कहाँ होगा वो चूज करना है, वैसी बात हो गई। ओके, लॉस तो है। सो दैट इज 95, 96। ओके, सो 96 में क्या है, द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज हमें देखना है। ओके, तो जो कॉलोनी में, अब ये सब बातें कहाँ की थी, ब्रिटेन की बात थी, तो ब्रिटेन की बात में हमने ये सब देखा। अब कॉलोनीज की बात चल रही है कि कॉलोनीज में क्या हुआ था। ओके, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज 96, 7 नहीं, कोई बात नहीं, 8 नहीं है। ओके, सो 98 coarser cottons were produced in many countries, but the finer varieties often came from India. Okay, कई लोगों ने तो बोल दिया था कि तुम कितनी भी टेक्नोलॉजी लाओ, कितना भी करो, लेकिन इंडिया जैसा कॉटन तुम्हें पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ओके, सो और इंडिया में तो ब्रिटिश की कॉलोनी थी,
तो ये एक सेंटेंस ही देखो, कोर्सर कॉटन्स बहुत जगह प्रोड्यूस हो रहे थे, कोर्सर, ओके, मतलब थोड़े रफ टाइप, ओके, कोर्स मतलब रफ एंड फाइन मतलब से बहुत ज्यादा स्मूथ, ओके, सो कोर्सर कॉटन्स वेर प्रोड्यूस्ड इन मेनी कंट्रीज बट द फाइनर वेराइटीज ऑफन केम फ्रॉम इंडिया। जो इंडिया का जो कॉटन है और जो लोग वहां से हाथ से करते हैं वो भी, और जो थोड़ा बहुत जो मील जैसा आ गया है, मशीन्स आ गए हैं वो भी, लेकिन इंडिया के कॉटन की क्वालिटी ही डिफरेंट है, ओके, सो दैट इज द पॉइंट। अब वहां इंडिया की बात चल रही है क्योंकि इंडिया कॉलोनी में ही आता है, ओके, ब्रिटेन की कॉलोनी में, ओके, तो वो टाइम पे क्या था, सूरत अपना ये, ओके, सूरत ऑन द गुजरात कोस्ट कनेक्टेड इंडिया टू द गल्फ, ओके, तो सूरत जो हमारा पोर्ट है, ओके, जैसे एयरपोर्ट है वैसे ये सी पोर्ट है, ओके, सो सूरत जो पोर्ट है वहां से हम गल्फ कंट्रीज को कनेक्ट कर देते थे, सो डायरेक्टली, ये तो हमारे स्क्रिप्चर्स में भी लिखा हुआ है, सूरत से भी पहले भरूच वाज द पोर्ट, सबसे पहला, अगर इंडिया का, पूरे इंडिया का कोई सबसे पहला पोर्ट हो, दैट वाज द भरूच। वो कौन सा, दहेज पोर्ट, ओके, एस्टैब्लिश इंडस्ट्रीज पहले आई, अभी आई, लेकिन पहले से वहां पे वो पोर्ट तो था ही, ओके, सो सूरत ऑन द गुजरात कोस्ट कनेक्टेड इंडिया टू द गल्फ एंड रेड सी पोर्ट्स, मसूलीपट्टनम ऑन दी कोरोमंडल कोस्ट, मतलब नीचे, कोरोमंडल कोस्ट जियोग्राफी याद करो, नीचे वाला, ओके, चेन्नई वाला, तो वो जो कोरोमंडल कोस्ट है वहां पर रेड सी पोर्ट मसूलीपट्टनम जो है वो, और हुगली इन बंगाल, वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर जो है वहां पर भी पोर्ट, तो जो हुगली है इन बंगाल हैड ट्रेड लिंक्स विद द साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट्स, मतलब कि सूरत से हमारा अगर इंडिया हम देखें तो सूरत जो है गुजरात में, वहां से गल्फ कंट्री में जा रहे हैं, और ये जो मसूलीपट्टनम है वहां से, और हुगली में ये जो ईस्ट एशिया की सारी कंट्री है सारी ही, ओके, मतलब सब कुछ ले लो, ये सब कुछ जहाँ इंडोनेशिया है, ये वो सब जगह जहां पर भी बिजनेस करना है, चाइना में भेजना है, ओके, तो वो सारा जो बिजनेस है वो ये पोर्ट से होता था, ओके, पहले ऐसा होता था, ओके, अब क्या होगा, ओ 99 2 by 100, okay, a variety of Indian merchants and bankers were involved in this network of export trade। तो जो एक्सपोर्ट होता था कहां से, नाम याद रखना, सूरत, मसूलीपट्टनम, दैट इज कोरोमंडल कोस्ट पे, एंड हुगली, ओके, वहां से वो एशियन पोर्ट से मतलब ट्रेड होता था। तो यहाँ पे जो इन्वॉल्व थे लोग वो, a variety of Indian merchants and bankers were involved in this network of export trade। जो एक्सपोर्ट ट्रेड होता था उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, फाइनेंसिंग प्रोडक्शन, कैरिंग गुड्स एंड सप्लाइंग एक्सपोर्टर्स। तो जो एक्सपोर्टर्स थे उनको सप्लाई करना, फाइनेंस करना, बैंकर्स थे, लोन देते थे, बहुत कुछ होता था, इंडियन इन्वॉल्व थे और अच्छे खासे पैसे भी हम लोग कमा रहे थे, ओके, 4301। So first, securing a variety of concessions from local courts। मतलब कि अब क्या कर रहे हैं, प्रोसेस बता रहे हैं पूरी, कि अब क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले तो लोकल जो लोग हैं जहां से रॉ मटेरियल हमें मिलता है वहां से उठा लो, ओके, वहां से सबसे पहले वो मटेरियल ले लिया, उसके बाद क्या करना है कि दे एस्टैब्लिश मोनोपोली राइट्स इन ट्रेड। कौन थे, अब आ गए ब्रिटिश, ओके, कि अब वो लोग मोनोपोली डाल रहे हैं, मतलब क्या कि भाई एक्सपोर्ट करना है तो अब, पहले तो तुम लोग सब एक्सपोर्ट करते थे, खुद ब खुद सब लोग गल्फ में जा रहे हैं, एशियन पोर्ट्स में जा रहे हैं, लेकिन अब ब्रिटिशर्स आ गई है, ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई है, तो मोनोपोली लिया है कि एक्सपोर्ट सिर्फ हम ही कर सकते हैं, और ऐसा तो डायरेक्ट बोल नहीं सकते, तो वैसे पहले भी बताया था, क्या ब्रिटेन कुछ भी करता था तो वो एक्चुअली सही होता था, हम आवाज नहीं उठा पाते थे, क्यों, पहले वो रूल बनाते थे और फिर काम करते थे और बोलते थे हमने तो रूल के अकॉर्डिंग ही काम किया है, ओके, अरे रूल ही गलत है तो वो कौन बताएगा, ओके, तो खुद ही रूल बना दिया कि भाई आज से एक्सपोर्ट का बिजनेस सिर्फ और सिर्फ से ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, बाकी कोई करेगा नहीं, ड्यू टू दिस इलॉजिकल रीजंस, ओके, वो रीजंस की वजह से अब बिजनेस और एक्सपोर्ट कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी, वही आई थी, मतलब उनका नाम वही था, ओके, सो उन्होंने मोनोपोली रखना स्टार्ट कर दिया। देन दिस रिजल्टेड इन अ डिक्लाइन ऑफ द ओल्ड पोर्ट्स ऑफ सूरत एंड हुगली थ्रू द व्हिच द मर्चेंट हैड ऑपरेटेड। तो अब ऐसा करना शुरू कर दिया, एक्सपोर्ट पे ही रूल आ गए हैं कि हम ही करेंगे, लोग नहीं कर सकते, मोनोपोली ला दी,
तो अब क्या किया कि सूरत, हुगली, मसूलीपट्टनम, कोरोमंडल कोस्ट वाला, वहां पे से जो बिजनेस होता था वो बिजनेस क्या हो गया, कम हो गया, डिक्लाइन हो गया, पैसे अर्न होना कम हो गया। ओके, उन्होंने क्या किया, उन्होंने नए रास्ते बनाए। कैसे? जैसे ये हमारा इंडिया है, तो सूरत में होता था, कोरोमंडल कोस्ट पे होता था और वेस्ट बंगाल से होता था। तो उन्होंने नए पोर्ट्स बना दिए। एक तो बॉम्बे में, सूरत से बहुत ज्यादा दूर है नहीं, 300 किलोमीटर पकड़ लो, तो जगह तो वही है, लेकिन एक बॉम्बे में पोर्ट बनाया, एक कोलकाता में पोर्ट बनाया, और अब वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं कि हम ये पोर्ट से हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो अब हमारा जो बिजनेस चल रहा था, अब वो लोग सोचे कि अरे हमारी टेरिटरी है, मतलब हम रूल कर रहे हैं, हमारी कॉलोनी है, तो ये लोग क्यों अमीर बन रहे हैं, हम पैसा लेंगे ना। ओके, तो अब उनका, हम क्या बोल सकते हैं, उनका नहीं, उनका एक्सप्लॉयटेशन टू अस, ब्रिटिशर्स का एक्सप्लॉयटेशन टू इंडिया, वो स्टार्ट हो गया, यहीं से स्टार्ट हो गया। ओके, सो दैट वाज द थिंग। सो क्या हुआ, द कंपनी ट्राइड टू एलिमिनेट द एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स एंड ब्रोकर्स। जो एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स थे, ब्रोकर्स थे, जो बैंकर्स थे, वो सबको इलिमिनेट करना स्टार्ट किया, निकालना स्टार्ट किया। कैसे? कनेक्टेड विद द क्लॉथ ट्रेड एंड एस्टैब्लिश अ मोर डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द वीवर। तो जो वीवर है, जो वीव कर रहा है और फिर ब्रोकर को दे रहा है, कोई सप्लायर को दे रहा है, और फिर सप्लायर जा रहा है एक्सपोर्टर के पास, एक्सपोर्टर फिर जिस चीज जैसी जैसी डिमांड वहां से वो एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन ये जो ब्रोकर है, जो एक्सपोर्टर है, उसको ही बीच में से निकाल दिया। किसने? ब्रिटिशर्स ने। और डायरेक्ट कांटेक्ट बनाने लगे, किससे? वीवर से। जो वीव करते हैं उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट बनाने लगे। अब उनसे फायदा क्या हुआ? डायरेक्ट कांटेक्ट बनाने से ये जो बीच वाला था, ओके, मतलब जो अर्न कर रहे थे, तो वो भी तो इंडियन ही थे, तो वो जो इंडियन थे वो अर्न कर रहे थे, उनको जो सबसे पहले देखो स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं वो लोग, तो उनको पहले से निकाल दिया। एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स, ब्रोकर्स, बैंकर्स, सब लोगों को हटा दिया, और अब वो डायरेक्ट वीवर से कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। तो वीवर तो बोलेगा कि हाँ भाई, तुम लेने आओ या तुम लेने आओ, मुझे तो बेचना है, इतना पैसा दो और ले जाओ, दैट्स इट। पता नहीं है कि ये जो एक्सेप्टेंस वीवर्स कर रहे थे, हम लोग जो, मतलब हम लोग जो एक्सेप्टेंस कर रहे थे कि तुम इन लोग को मत बेचो, हम उनसे ज्यादा पैसे तुम लोगों को देंगे, वैसे ब्रिटिशर्स ने ऑफर रखे तो एक्सेप्ट कर लिया हमने। क्यों? हमने क्या देखा, प्रॉफिट कहाँ है वो देखा। हमें नहीं पता कि वो क्या गेम खेल रहे हैं। आगे जाके ऐसी सिचुएशंस आ गई कि हमारा ही कॉटन, हमारा ही मटेरियल हम ही नहीं बेच पा रहे हैं। अरे एक्सपोर्ट तो छोड़ो, इंडिया में भी नहीं बेच पा रहे, और अगर बेच रहे हैं तो कोई ले नहीं रहा है, क्योंकि उससे सस्ता वो लोग लेके आ गए हैं। ओके, तो ये सारी स्ट्रेटेजी से खेल रहे थे। तो दैट इज देयर। ओके, 5 then 6 ऊपर है। ओके, सो इट अपॉइंटेड अ पेड सर्वेंट कॉल्ड द गुमास्ता। तो ये है गुमास्ता, पहला वो जो हमने टर्म्स में देखे थे। गुमास्ता मतलब एक बंदे को नाम दे दिया है। ओके, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो तुम्हें सारे बिजनेस के अप्स एंड डाउन्स, क्या टैक्स पे किया, ये वो देखना है। जो बंदा जो पर्टिकुलर चीजें देखता है उसको नाम दे दिया गया है क्या, गोमास्ता। तो एक पेड सर्वेंट है कि भाई तुझे तेरी सैलरी मिल जाएगी मंथली, ये है वो, तुझे क्या करना है। तो गोमास्ता क्या करेगा, जो वीवर्स है उससे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है और डायरेक्टली वहां से एक्सपोर्ट होगा। तो भाई ये लोग वीव कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं या नहीं, क्वालिटी अच्छी है या नहीं, वो ज्यादा पैसे तो नहीं ले रहे ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास से। तो ये ग्रुप गोमास्ता भी ग्रुप में बनाते हैं। ओके, कि सपोज ब्रिटिशर्स गोमास्ता बनाया है तो उसको हैंडल करने के लिए एक इंडियन को भी गोमास्ता के साथ रखेंगे, तो मतलब कोई भी मतलब गलती नहीं कर पाएगा। अगर इंडियन कुछ करने जा रहा है तो ब्रिटिशर्स पकड़ लेगा, ब्रिटिशर्स ऐसा कुछ करने जा रहा है कि वो गवर्नमेंट को प्रॉब्लम करे वैसा हो, तो अगर वो लॉयल है इंडियन, तो इंडियन भी बोल देगा कि नहीं ये तो गलत कर रहा है, क्योंकि दोनों ही पेड सर्वेंट है, दोनों जॉब कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसको बोला जाता है गोमास्ता। तो गोमास्ता का काम है कि सारी एक्टिविटी को देखना, समझना, कहीं पे गलती ना हो वैसे चेक करना, वो गोमास्ता का काम है। तो ये बीच में जो भी ब्रोकर्स थे, सप्लायर्स थे, वो सबको हटा दिया। अब आ गए डायरेक्टली कौन, कि भाई सब वीवर, गोमास्ता एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट, खत्म, बाकी बीच में कोई है ही नहीं। ओके, तो इससे प्रॉफिट किसको हुआ, ब्रिटिशर्स को प्रॉफिट हुआ। तो 6-7 इट प्रिवेंटेड कंपनी वीवर्स फ्रॉम डीलिंग विद द अदर बायर्स। तो अब क्या हो गया कि प्रिवेंट करने लगा, मतलब क्या कि गोमास्ता है, अब गोमास्ता बीच में है, तो अब
वीवर्स जो है पहले तो डील कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया वीवर्स ने, अब वीवर्स के हाथ बंध गए। अब पहले साइन करवा ली कि भाई तुम लोग गोमास्ता को देना, गोमास्ता हमें देंगे, दैट्स इट, तुम किसी और को मत देना। तो बोले ठीक है, हम किसी और को नहीं देंगे। अब क्या हुआ कि अब वीवर्स के पास अगर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो गया तो भी वो किसी और को नहीं दे सकते। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर कम दे रही है पैसे तो भी किसी और को दे सकते नहीं, अकॉर्डिंग टू द लॉ, साइन करवा लिए। ओके, तो अब क्या हुआ कि दूसरे बायर्स से प्रिवेंट कर लिया कि अब तो मतलब पक्का ही हो गया है कि जो है वो यही बेचने वाला है, कहीं और बेच नहीं सकता, नहीं तो वो सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अब करना क्या है कि वो सब कुछ खत्म हो गया, सड़ गया, तो उसका क्या करेंगे? इससे अच्छा है जो भी दे रहे हैं वो सब दे दो। डन? ओके, सो वो चीज थी। देन those who took loans had to hand over the cloth they produced to the gomasta. They could not take it to any other trader. अब हुआ क्या कि उनके पास बिजनेस करने के लिए इतने ज्यादा पैसे नहीं है और ट्रेड करने के लिए भी अगर पैसे नहीं है, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो अब गोमास्ता ही लोन दे रहे हैं, क्योंकि बैंकर्स को भी हटा दिया है, ब्रोकर्स को भी हटा दिया है, सबको हटा दिया है। तो अब कर क्या रहे हैं? उनको सबको हटा ही दिया है, तो अब लोन देने की बारी आई, तो भी कौन दे रहा है लोन? गोमास्ता दे रहा है। तो अब लोन उनको दिया है, उन्होंने ही लोन दिया है, अब क्या हो गया कि वो बंद गए, एक उनके हाथ बंद गए कि भाई लोन तो खत्म करनी पड़ेगी। अब कई बार सिचुएशन ऐसी बन गई कि उनको अच्छा प्राइस रेट मिले ना मिले, लेकिन होगा क्या कि डायरेक्टली उनको गोमास्ता को ही देना पड़ेगा कि भाई तुम्हें देना हो तो दो, ना देना हो तो डायरेक्ट वो तो दे दो मुझे, क्योंकि लोन तो तुम्हें पे करनी है, लाइक दैट। तो वैसे लोन्स भी उनको पे करनी पड़ती थी। देन 4308 एंड देन 09, तो सबको प्रॉब्लम होने लगा कि भाई रुको ये गलत है, सबको हुआ, लेकिन अब तो बंद गए हैं, अब तो रूल से बंद गए हैं, तो कुछ होगा नहीं। ओके, आगे तो देन द डिमांड फॉर इंडियन टेक्सटाइल्स कुड नेवर रिड्यूस सिंस, ये एक स्टेटमेंट जो मैंने तुम्हें बताया था वो कि भाई डिमांड फॉर इंडियन टेक्सटाइल्स कुड नेवर रिड्यूस सिंस नो अदर नेशंस प्रोड्यूस गुड क्वालिटी और से गुड्स ऑफ द सेम क्वालिटी। कि ये तो सारे बिजनेसमैन और सब लोग फिलोसोफर्स भी मानते थे, ओके, कि भाई जो भी बिजनेसमैन है कि इंडिया का जो टेक्सटाइल है, इंडिया का जो क्लोथ है, उसकी क्वालिटी का मैचिंग तो तुम कुछ भी करो लेकिन वो होगा नहीं। ओके, क्यों नहीं होगा? क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। हमारा एनवायरनमेंट, हमारी सॉइल, हमारे जो स्किल्ड लेबर्स है वो उनको कंपेयर करना मतलब वो अनकंपेरेबल था, इसलिए वैसी क्वालिटी तो प्रोड्यूस होने वाली ही नहीं है। ओके, सो दैट इज 4310 4311। ओके, they pressurized the government to impose import duties on the cotton textile। तो अब हुआ क्या कि गवर्नमेंट क्या करने लगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करने लगी, टैक्सेस बढ़ाने लगी। किस चीज पे? जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब जो ब्रिटेन में जो इंपोर्ट होगा इंडिया का। अब देखो जो स्टेटमेंट आया है, क्या इंडिया का जैसा तो कहीं मिलेगा नहीं, तो अब होगा क्या कि ब्रिटेन में तो वो लोग नहीं चाहेंगे कि इंडिया का ही बिकता रहे, नहीं तो इंडिया ही मालामाल हो जाएगा और वहां का कुछ नहीं बिकेगा। तो उन्होंने क्या किया, इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, तो और हमारे लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी कहीं जाएगी। ओके, तो मतलब अगर हमें एक्सपोर्ट करना है टू दी ब्रिटेन, मतलब ब्रिटेन के मार्केट में हमें बेचना है या फिर कहीं भी मार्केट में अगर हमें बेचना है तो हमें एक्सपोर्ट ड्यूटी तो पे करनी ही पड़ेगी। वो बढ़ा दी, पहले भी पे करते थे लेकिन वो बढ़ा दी। और अगर ऐसे ही डिस्कस करते रहे कि भाई एक्सपोर्ट हमसे ही करना है, ईस्ट इंडिया को ही बेचना है, तो फिर कोई ऑप्शन रहा ही नहीं। तो वैसे ही प्रेशराइज करती रही गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट ही प्रेशराइज हो गई किसके लिए, मतलब टैक्स बढ़ाने के लिए। देन क्या है, द ईस्ट इंडिया कंपनी टू सेल द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स in Indian markets as well, exports of British cotton goods increased dramatically in the early 19th century। तो early 19th century में हुआ क्या कि अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो हुआ क्या कि इंडिया के जो वीवर्स हैं, इंडिया का जो कॉटन है वो सब इंडिया में इतना बिक नहीं रहा है और पैसे नहीं मिल रहे हैं। एट द सेम टाइम वहां क्या हुआ कि ब्रिटेन में जो चल रहा था, अब ब्रिटेन में तो वो कॉटन आ नहीं रहा है इंडिया का अच्छी क्वालिटी वाला, और उन लोग के पास मशीन्स आ गए हैं,
सो वो मशीन से बना हुआ जो कॉटन है वो अब इंडिया में लेके आ गए। इंडिया में लेके आ गए, मशीन से बना हुआ है तो वो चीपर है। अब अगर थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शन हटा भी दे हम, मतलब गवर्नमेंट, तो भी कुछ होगा नहीं, क्योंकि दोनों है, इंडियन प्रोडक्ट भी है, फॉरेन प्रोडक्ट भी है। फॉरेन प्रोडक्ट चीपर है तो हम चीपर के पास चले जाएंगे। ऐसा ही तो होता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि चाइना का प्रोडक्ट है ये वो, तो भाई हम इतना बोलते हैं कि चाइना का प्रोडक्ट है ये वो, तो फिर भी हम तो सबसे ज्यादा तो हम ही यूज कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि क्वालिटी तो बाद में देखते हैं। जो एटलीस्ट जिनके पास इनफ अमाउंट ऑफ मनी है तो वो क्वालिटी एंड क्वांटिटी और उसका मेक ओरिजिन सब कुछ देखेंगे। लेकिन जिनके पास पैसे ही कम है तो भाई वो तो सबसे पहले चीपर ही देखेंगे, उसके बाद पूछेंगे कि भाई क्वालिटी कैसी है, तो बोलेंगे क्वालिटी ये है, तो बोलेंगे इसके ज्यादा पैसे है, क्वालिटी इसके बाद ये है तो उसके और ज्यादा पैसे, लाइक दैट। अंडरस्टूड? ओके, तो वो चीजें हैं। तो ड्रामेटिकली उनका जो था, मतलब ड्रामेटिकली मतलब अचानक से ऐसा हुआ कि हमारा जो डिमांड था वो कम हो गया और उनका जो क्लोथ का डिमांड था वो क्या हो गया, बढ़ गया। ओके, सो 4313 their export market collapsed and the local market shrank, being glutted with the Manchester imports। अब मैनचेस्टर यूनाइटेड सिटी, मैनचेस्टर सिटी का नाम है, कहाँ की? इंग्लैंड की ही। ओके, अब हुआ क्या, अब ये जो मैनचेस्टर में बहुत सारी कंपनियां, मतलब फैक्ट्रीज आ गई, कॉटन मिल्स आ गई। जैसे मैंने बताया कि ब्रिटेन की कॉटन मिल्स, मतलब वो कहाँ की? मैनचेस्टर सिटी की। तो वो लोग प्राउडली लिखने लगे मेड इन मैनचेस्टर, ऐसे। तो कि अब लोग, यहाँ के जो लोग होंगे जिनको कह रहे हैं यार बहुत महंगा पहना है, अरे फॉरेन है, अभी भी नहीं, ऐसे कि इम्पोर्टेड है, महंगा है, ब्रांडेड है। तो जो ज्यादा हाई इनकम वाले जो लोग थे वो लोग ये पे लेते थे। और हुआ क्या कि मैनचेस्टर का जो, मतलब इंग्लैंड से जो आया हुआ क्लोथ है वो ज्यादा बिकने लगा, लोकल का बिकता नहीं था और एक्सपोर्ट भी नहीं होता था, यहाँ भी नहीं बिकता था। ओके, लोकल मार्केट श्रैंक एज वेल एज एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स। एक्सपोर्ट भी नहीं होता था क्योंकि इतने सारे रूल्स रेगुलेशन लगा दिए, हाथ बांध दिए। बीच में वो क्या नाम आया अभी उसको ला दिए, गोमास्ता को ला दिए। ओके, तो ये सब की वजह से एक्सपोर्ट भी डिक्लाइन हो गया है, एट द सेम टाइम लोकल जो है वहां पर भी, लोकल जो बॉडी है, इकोनॉमिक बॉडी, वो भी डाउन हो गई। ओके, सो दैट इज देयर। 13-14 प्रोड्यूस्ड बाय मशीन्स एट, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मैनचेस्टर में तो मशीन से प्रोडक्शन हो रहा था। सो प्रोड्यूस्ड बाय मशीन्स एट लोअर कॉस्ट, द इंपोर्टेड कॉटन गुड्स वेर सो चीप। इतना चीप था तो वो लोग क्या कर रहे थे कि चीप ही ऑब्वियसली लेंगे, तो भाई क्यों महंगा ले इंडियंस। ओके, पहले भी ऐसा कर रहे थे, अभी भी ऐसा कर रहे हैं। जैसे मैंने तुम्हें एक बार बताया था कि जब ये क्लास के टाइम पे बताया था ना कि सपोज ये बॉयकॉट चाइना चल रहा था, तो चाइना ने लिख दिया बॉयकॉट चाइना और वो टी शर्ट इंडिया में फेंक दी, तो तुरंत लाखों टी शर्टें बिक गई। ओके, तो हम बोले कि वो बॉयकॉट चाइना ऐसे पहन के, अरे भाई सारा पैसा तो वहां चला गया। ओके, तो इन लोगों ने भी किया है ऐसा, अभी आगे जाके पढ़ेंगे हम। तो ब्रिटिशर्स ने जो किया है, हमारे भगवान गॉड्स की इमेजेस ला दी, टी शर्ट पे ले आए, कपड़े पे ले आए, अपनी जो भी प्रोडक्ट्स है कैलेंडर छाप दिए। ओके, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो शो क्या कर रहे हैं कि अगर तुम सपोज ये टी शर्ट पहन रहे हो तो तुम भगवान की सेवा कर रहे हो। ओके, सो हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ओके, सो वैसे वहां का क्लोथ जो था वो क्या है, चीप। क्या हुआ? क्या हुआ? हिपोक्रेसी, दोगलापन, बोलना कुछ और, करना कुछ और, मीनिंग कुछ और। ओके, सो 14-15 that weavers could not easily compete with, इतना सस्ता तो weavers भी नहीं कर पाएंगे, compete with the goods that imported from the Manchester। तो मैनचेस्टर से जो कपड़ा आता था, ये सारी 8th-9th में भी हमने थोड़ा बहुत इसका पढ़ा है, याद है? थोड़ा बहुत याद हो तो ओके, तुम हंसो मत। ओके, सो चलो, सो देखो हमने कितना इम्प्रूव कर दिया। लोगों का महीने पहले सिलेबस खत्म हो गया है।
ओके 8-9 का तुम लोगों का बस ये लास्ट है that weavers could not easily compete with the goods that imported from the Manchester. Okay, कहाँ गए? हाँ, तो 13-16 है क्या? Okay, they could not get sufficient supply of raw cotton of good quality. तो अब raw cotton भी नहीं मिल रहा था good quality. कौन थे? मतलब हम लोग को नहीं मिल रहा था. बोल. हाँ आओ माँ. हाँ चलो. सो गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन हम लोगों को इंडियंस को ही गुड क्वालिटी कॉटन मिल रहा नहीं था. ओके देन सिविल वॉर. अब थोड़ा बहुत यूएस. Civil war broke out and cotton supplies from the US were cut off. Britain turned to India. ब्रिटेन में भी सब जगह से कपड़ा आ रहा था, क्लोथ्स आ रहे थे और यूएस से भी आ रहा था. यूएस भी कॉलोनी थी ब्रिटेन की. ओके सब जगह के चले गए कुछ नहीं छोड़ा. तो हुआ क्या कि ये टाइम पे नहीं, बहुत पहले ये टाइम पे तो यूएस फ्री था. सो हुआ क्या कि यूएस में सिविल वॉर फैल गया. लोग लड़ने लगे, ये हो रहा है दंगे हो रहे हैं जैसे अभी कैसे रशिया यूक्रेन हो रहा है. ओके तो अब क्या होगा कि भाई तुम घूमने जाओगे अभी यूक्रेन रशिया नहीं भाई अभी नहीं सब शांत हो जाए उसके बाद देखेंगे. ओके लाइक दैट. सो वैसे ही ब्रिटेन ने भी अपने रास्ते थोड़े यूएस के भाई तुम लोग लड़ दो उसके बाद हम बिजनेस करेंगे. ओके सो अब सारा का सारा जो भी क्लोथ है कॉटन है सारा का सारा इंडिया का अब वो लोग लेने लगे लेकिन फायदा उनका ही है क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी उनकी इंपोर्ट ड्यूटी भी हमें पे करनी है क्योंकि हम अपना सामान वहां पे कर रहे हैं तो वहां मतलब सेल कर रहे हैं तो इसलिए उनके वहां उनको ही प्रॉफिट हो रहा है. ये प्रॉब्लम हो गई क्या कि यूएस से भी जो क्लोथ आता था वो बंद हो गया, बंद करना पड़ा सिविल वॉर की वजह से, यूएस में सिविल वॉर की वजह से. लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने मतलब इंडिया से ज्यादा लेना शुरू कर दिया. तो अच्छी क्वालिटी का जो रॉ कॉटन है जो बहुत अच्छा है वो सब कुछ हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, वो लोग ले रहे हैं और सामने जो मिलना चाहिए वो कुछ मिलता नहीं. तो ऐसे ही इंडियंस का एक्सप्लॉयटेशन होते रहा और ये हमारा पॉइंट था. इसके आगे कल देखेंगे इस पे से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं. दो क्वेश्चन एक पॉइंट देख लेते हैं. वीवर्स इन इंडिया वेयर स्टार्टेड ऑफ supplies and forced to buy raw cotton at exorbitant price. मतलब बहुत ज्यादा प्राइस. अब वीवर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि अब बहुत ज्यादा बड़ी प्राइस से वीवर्स को रॉ कॉटन खरीदना पड़ता था बाय ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड बाय ऑल दी पॉलिसीज. तो इसकी वजह से बड़ी अमाउंट में रॉ कॉटन परचेस करना पड़ता था इंडियंस को. उसके बेस पे जो अभी तक हमने डिस्कस किया, पहले हमने 2-3 क्वेश्चंस देखे, वैसे ही अभी जो हमने डिस्कस किया उसमें से क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं ये तो हमने पहले ही देख लिया. व्हाट वाज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. ओके पहले का टाइम पीरियड. देन व्हाई दी फैक्ट्रीज प्रीफर हैंड पावर ओवर द मशीन पावर. तो वहां पे एडवांटेज दिखाने हमें कि पर्टिकुलर चीजें हैंड से ही होती है, वो सीजनल होता है, ठंड में भी काम लगता है, वो ब्रूअरीज और गैस वाली जो सोर्सेज थी वो. ओके तो वो सारे एडवांटेज हमने जो डिस्कस किए वो लिखने हैं. 2021 व्हाई दी फैक्ट्रीज प्रीफर हैंड पावर ओवर दी मशीन. तो सेम हो गया. हाँ तो सेम है, इसको मारो डिलीट. क्लिक किया. ओके सो पावर एंड what is the spinning jenny. तो अगेन इट इज अ मशीन जिसकी वजह से हुआ क्या कि स्पीड अप हो गई प्रोसेस, थोड़ा लेबर भी कम हो गया, एट द सेम टाइम जो ड्यूरेशन थी वो भी क्या हो गई कम हो गई. सो दैट वाज द थिंग. हमने शायद आधा चैप्टर देख लिया है, शायद हाँ आधा देख लिया है. आधा मतलब एक्चुअली अब आएगी फैक्ट्रीज कम. अप हमने प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरा देखा, अब फैक्ट्रीज आएगी, ज्यादातर फैक्ट्रीज अब आना स्टार्ट होगी. सो वहां से आगे तक का हम कल डिस्कस करेंगे. तो कल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. कौन सा वाला? हाँ वो
हाँ वो क्वेश्चन के तौर पे मैंने लिया हुआ है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। किसकी बैटरी लो? फोन की? अच्छा हाँ। ओके, सो बाकी कल डिस्कस करेंगे। एक साइड नीचे में